आइए अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कि आर्हेनियस एसिड और आर्हेनियस बेस, आर्हेनियस एसिड और बेस शुड कंटेन H प्लस आयन, ठीक है। और ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस, इसमें भी याद रखिएगा H प्लस यानी प्रोटॉन होना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात कि आर्हेनियस एसिड इज ओनली वैलिड, आर्हेनियस एसिड और बेस is only valid in aqueous solvent। याद रखिएगा, जब भी अगर हम आर्हेनियस एसिड और बेस की बात करेंगे तो वहाँ पे वाटर का होना, पानी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आर्हेनियस एसिड अपना प्रॉपर्टी तभी शो करता है जब वहाँ पे हम पानी लेते हैं, वाटर लेते हैं। और डी में ब्रोंस्टेड के लिए वाटर होना ज़रूरी नहीं है, कोई दूसरा सब्सटेंस भी हो सकता है, वहाँ पे ब्रोंस्टेड एसिड और बेस को हम डिफाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन लॉस बाय हाइड्रोजन आयन कर लेना, हाइड्रोजन आयन लॉस बाय एसिड नेवर एग्जिस्ट अलोन। देखिए, आर्हेनियस एसिड ने जो H प्लस लूज़ किया है, जैसे मान लो आपने HCl लिया और HCl ने जो H प्लस लॉस किया है वाटर के अंदर, ठीक है, वाटर में, ये H प्लस कभी भी नेवर एग्जिस्ट अलोन, ये कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? तो देखिए, H प्लस आयन जो है वो आपका हाईली अनस्टेबल है, ठीक है। ये हाईली अनस्टेबल है क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है और इसके ऊपर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये अपने डुएट को पूरा करने के लिए कहीं से इलेक्ट्रॉन लेगा और वहाँ पे ये स्टेबल होना चाहेगा। तो देखो, H प्लस चूँकि पानी में है, H प्लस चूँकि वाटर में है, वाटर में डिज़ोल्व है, और जो वाटर में अगर H प्लस डिज़ोल्व रहेगा तो क्या होगा कि वाटर में ऑक्सीजन जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन को H प्लस को डोनेट करके H और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पे बॉन्डिंग क्रिएट होता है, और जब बॉन्डिंग क्रिएट होता है तो यहाँ पे H3O प्लस आयन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। कैसे यहाँ पे बना वो समझ लीजिए, H2O, ठीक है, H2O, और यहाँ पे आया H प्लस, इसने कहा हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो पहले क्या करेगा, पहले ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है। देखो, पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे H को मिला, तो जैसे ही H को अपना एक इलेक्ट्रॉन मिला, इस वाटर के ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अभी क्या हुआ, अभी ऑक्सीजन पे 3 इलेक्ट्रॉन बचा और हाइड्रोजन के पास भी अब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन हुआ। अब हुआ क्या, अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे है और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पे है, इन दोनों के बीच में शेयरिंग हो जाता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि दोनों जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को मिल रहा है वो दोनों ऑक्सीजन का ही इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो ये दोनों मिलके H यानी हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हो गया। यानी कि 2 हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन से पहले लगा हुआ था, एक ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोनियम आयन बन गया। तो याद रखिएगा, ये आपका हाइड्रोनियम आयन फॉर्म कर जाता है ऑक्सीजन के साथ, 3-3 बॉन्ड आपका बन रहा है। तो कभी भी हाइड्रोजन अगर डिजॉल्व फॉर्म में रहेगा तो वो हमेशा हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में रहेगा। अगर कभी आपसे ये बोल दे कि H प्लस आयन और H3O प्लस आयन में क्या फ़र्क है, तो आप बताइएगा दोनों सेम ही चीज़ है, दोनों में प्रोटॉन प्रेजेंट है, दोनों आपका क्या कहलाएगा, प्रोटॉन। जब हायर क्लास में जाइएगा तो दोनों प्रोटॉन ही है, ठीक है। तो प्रोटॉन कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, ये जब भी एग्जिस्ट करेगा हाइड्रोनियम आयन के ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इस बात को आप खासा ख्याल रखेंगे। ई पॉइंट में आपको याद रखना है, देखो ग्लूकोज या मान लीजिए आपके पास
सुक्रोज है, ग्लूकोज हो गया C6H12O6, सुक्रोज हो गया C12H22O11, ठीक है। ये आपका ग्लूकोज और सुक्रोज है। इसका अगर आप सोल्यूशन पानी में तैयार कीजिएगा, ठीक है, पानी में वाटर में अगर आप इसका सोल्यूशन तैयार कीजिएगा तो ये कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। इस बात का आप खासा ख्याल रखेंगे। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ग्लूकोज और सुक्रोज में नो प्रोटोन, इसके पास कोई भी प्रोटोन नहीं होता है, ठीक है। ग्लूकोज और सुक्रोज में कोई भी प्रोटोन नहीं होता है, जिसके वजह से ये आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है ना। इस बात का खासा आप ख्याल रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ग्लूकोज एंड अल्कोहल, ठीक है, इसके पास डू नॉट हैव प्रोटोन, इनके पास प्रोटोन नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनके पास प्रोटोन नहीं होता है। और अगर इसके पास प्रोटोन नहीं होता है तो इसका मतलब ये दे आर नॉट एन एसिड, ये आपका एसिड नहीं होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि इनके पास प्रोटोन नहीं है और ये एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा, क्योंकि और एसिडिक अगर बिहेवियर नहीं शो करेगा इसका मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी को भी ये कंडक्ट नहीं करेगा, या अगर करेगा भी तो बहुत ही कम कंडक्ट करता है, ठीक है। दे डू नॉट कंडक्ट, देयर एक्वस सोल्यूशन कर लो, देयर एक्वस सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये आपके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान से समझिए कि जो आपका ग्लूकोज और अल्कोहल है इसमें एसिडिक नेचर नहीं होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए वो H+ आयन आपका पानी के अंदर वो नहीं दे सकता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें जो डिस्टिल्ड वाटर है, यानी कि डिस्टिल्ड वाटर का मतलब हुआ ये प्योर वाटर, ठीक है। तो याद रखिएगा कि प्योर वाटर जो है ये आपका पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आखिर ये इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर क्यों होता है? क्योंकि इसमें कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं, बिकॉज जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, डिस्टिल्ड वाटर डू नॉट हैव एनी सॉल्ट्स और आयन, यानी इसके अंदर कोई भी सॉल्ट्स नहीं होता है, ना कोई आयन होता है। अगर ये सॉल्ट और आयन रहेगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे एक कंटेनर है और इसके अंदर प्योर वाटर आपने ले लिया, ठीक है। तो प्योर वाटर जो है इसमें कोई भी सॉल्ट प्रेजेंट नहीं है, कोई भी आपका आयन प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, पुअर कंडक्टर, ठीक है। और जैसे ही हमने इसमें थोड़ा सा नमक मिला दिया, NaCl नाम का सॉल्ट मिला दिया, कोई भी आप सॉल्ट मिला दो, तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्ट मिल जाने से, देखिए जैसे हमने NaCl ले लिया तो NaCl के लेने से इसके अंदर हमने क्या किया, थोड़ा सॉल्ट डाल दिया, तो सॉल्ट के डालने से ये पानी आपका हार्ड हो गया, ठीक है, पानी कैसा हो गया, हार्ड हो गया। और जब पानी हार्ड हो जाएगा इसका मतलब इसके अंदर सॉल्ट है, तो ये आपका एक गुड कंडक्टर हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का, याद रखिएगा, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। तो इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान में रखिए कि प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, क्योंकि उसके अंदर आयंस, फ्री आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं, और उनको अगर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराना है उनके अंदर आपको थोड़ा बहुत सॉल्ट को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली आप रेन वाटर को भी ले लो, ठीक है, रेन वाटर। तो देखो रेन वाटर में क्या है कि रेन वाटर जो है ये आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो याद रखिएगा रेन वाटर में डिसॉल्व्ड आयंस होते हैं और रेन वाटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एक कुछ एग्जांपल्स है। दूसरी बात और भी कुछ मैं आपको बता दे रहा हूँ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। इसके बाद आई में अगर ड्राई लिटमस हो, अगर ड्राई लिटमस है
तो इसके ऊपर आप किसी चीज़ का टेस्ट नहीं कर सकते, ना एसिडिक टेस्ट इस पे कर सकते हैं, ना इस पे बेसिक टेस्ट कर सकते हैं। तो ड्राई लिटमस डू नॉट गिव एनी टेस्ट, तो ड्राई लिटमस कोई भी टेस्ट नहीं देगा, ध्यान में रखिएगा। तो अगर आप ड्राई लिटमस लेते हैं, जैसे देखो मान लो आपके पास ये लिटमस पेपर है, ठीक है, और ये आपका ड्राई है। कैसा है ये आपका ड्राई है, सपोज करो ये आपका ड्राई है। अब इसके थ्रू आपने क्या किया, HCl गैस को पास कराया। सपोज करो आपने क्या किया, HCl को पास कराया, तो इसका जो कलर है एज इट इज़ रह जाता है, मतलब नो चेंज इन कलर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि HCl अपना एसिडिक बिहेवियर कहाँ शो करेगा, तो उसके लिए तो कोई जगह नहीं है ना। तो HCl अपना एसिडिक बिहेवियर वाटर के अंदर शो करता है, ठीक है। आर्हेनियस एसिड, आर्हेनियस बेस हम लोगों ने स्टडी किया है। तो चूंकि ये लिटमस पेपर आपका कैसा है, ड्राई है, और ड्राई लिटमस में HCl का कोई टेस्ट नहीं होगा, इसलिए हम ड्राई लिटमस के ऊपर हम कोई भी एसिड और बेस का टेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर पानी नहीं है ना। वाटर रहता तो HCl H+ को फर्निश कर सकता, तो हम यही इसको थोड़ा सा पानी में डुबा दिया और फिर हमने क्या किया, HCl को पास कराया, HCl गैस को पास कराया, ठीक है। तो HCl गैस अगर हम पास कराएंगे वेट लिटमस पेपर पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये कलर चेंज करेगा, शो चेंज इन कलर, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि लिटमस पेपर आपका वेट हो गया, यानी ये वेट लिटमस पेपर वाटर आ गया, और वाटर पे HCl जो आपका एसिड है ये आपका गैस भी रहेगा, तो वाटर के साथ मिलके यहाँ पे H+ को बाहर फर्निश करेगा, जिसके वजह से इसका जो कलर होगा इस लिटमस पेपर का वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। पहला हमारा जो प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारा है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल, यानी कि मेटल का रिएक्शन हम एसिड के साथ देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो मेटल का रिएक्शन अगर हम एसिड के साथ अगर कराते हैं तो यहाँ हमें सॉल्ट मिलता है और साथ में हाइड्रोजन गैस मिलता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लो हमारे पास एग्जांपल है, जैसे मान लो हमारे पास जिंक है, तो जिंक अगर ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में है, ग्रैनुलेटेड के फॉर्म में है, इसको हम लोगों ने क्या किया, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कराया। तो जैसे ही हमने डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कराया, यहाँ पे हमें मिल जाता है जिंक क्लोराइड, साथ में क्या दे देगा, हाइड्रोजन गैस दे देगा। तो ये क्या हो गया आपका, तो दिस इज योर सॉल्ट, ठीक है। तो जिंक HCl के साथ रिएक्शन करने के बाद जिंक क्लोराइड आपको देता है, ये आपका सॉल्ट होता है, ठीक है। उसी तरह से देखो Fe को हमने H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, FeSO4 और प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस दे देगा, ठीक है। तो यहाँ भी क्या है, ये आपका आयरन H2SO4 के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर रहा है, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस जो यहाँ पे लिबरेट कर रहा है, ये आपका एक पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। याद रखिएगा ये कंबसिबल गैस होता है, ये जो है ना कंबसिबल गैस है, और ये पॉप साउंड के साथ ये जलता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका मेटल एसिड के साथ जो रिएक्शन कर रहा है वहाँ पे सॉल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस आपको लिबरेट कर रहा है, ठीक है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट में बात करें, एसिड को क्या करो, एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ MCO3, मेटल कार्बोनेट के साथ MCO3 का होल X, ठीक है, इसके साथ आप रिएक्शन कराइए। तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे आपको मिल जाएगा सॉल्ट, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में आपको मिल जाएगा वाटर, ठीक है। अगर मेटल कार्बोनेट के साथ कराइएगा तो यहाँ पे आपको वाटर मिल जाएगा। जैसे कोई एसिड ले लो आप, HCl ले लीजिए, मेटल का कोई कार्बोनेट लीजिए, जैसे मान लो आपने कोई मेटल का कार्बोनेट लिया, जैसे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ले लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे Na2CO3 है आपका, ठीक है ना। तो सोडियम कार्बोनेट क्या करेगा, HCl के साथ रिएक्शन करके आपका NaCl नाम का एक सॉल्ट दे देगा, साथ में कार्बोनेट डिकम्पोज करके CO2 दे रहा है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके यहाँ पे वाटर दे देगा। तो याद रखिएगा कि कार्बोनेट्स जो है ये आपको CO2 और आपको एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। दूसरा रिएक्शन ये। तीसरा रिएक्शन देखिए, अगर हम एसिड को
बाइकार्बोनेट के साथ MHCO3 का होल एक्स के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो इसके लिए हम देखो एसिड को बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो अगेन हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और साथ में वाटर मिलेगा। तो इसको हम देखते हैं रिएक्शन को लेके, जैसे H2SO4 प्लस कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 का होल ट्वाइस। चलो ले लिया हमने। H2SO4 आपका एसिड है, MHCO3 का होल एक्स आपका एक बाइकार्बोनेट से। तो जब हम रिएक्शन कराएंगे तो कैल्शियम सल्फेट के साथ कंपाउंड बना लेगा, ये हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट जो कि आपका एक सॉल्ट है। साथ में बाइकार्बोनेट डिकम्पोज करके CO2 गैस दे देगा, ठीक है ना, और साथ में आपको यहाँ पे वाटर मिल जाएगा, है ना। तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिड का रिएक्शन बाइकार्बोनेट के साथ, ये एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आपका फॉर्म कर रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अब डी नंबर में आप देखिएगा कि अगर मान लो हमने क्या किया, किसी एसिड को मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराया तो अगेन हमें क्या मिलेगा, अगेन हमें मिल जाएगा सॉल्ट साथ में वाटर। जैसे मान लो आपने HCl लिया, मेटल का ऑक्साइड जैसे मान लो कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया, ठीक है, क्विक लाइम, दिस इज योर क्विक लाइम। तो जैसे ही आपने क्विक लाइम लिया तो क्या होगा, कैल्शियम क्लोरीन के साथ कंपाउंड बना लेगा, कैल्शियम क्लोराइड, और साथ में आपको यहाँ पे वाटर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने मान लो HCl लिया और इसको आपने क्या किया, जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराया तो क्या मिल जाएगा आपको, ZnCl2 साथ में वाटर मिल जाएगा, ठीक है। तो एसिड का जिंक ऑक्साइड के साथ मेटल ऑक्साइड जो भी है उसके साथ रिएक्शन कराइए, आपको पर्टिकुलर वो सॉल्ट आपका मिल जाएगा। सपोज कीजिए आपके पास HCl है, HCl को आपने क्या किया, Al2O3 के साथ रिएक्शन कराया, ठीक है। तो जैसे ही आपने कराया इसको रिएक्शन तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, साथ में आपको यहाँ पे वाटर मिल जाएगा, ठीक है। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या है, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड एक सॉल्ट है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्शन करने के बाद एक सॉल्ट देता है, इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे। पहला, नोट पॉइंट देखिए, नोट पॉइंट में आपको पहला याद रखना है कि जो मेटल का ऑक्साइड्स होता है, मेटल ऑक्साइड्स, ये आपका नेचर में बेसिक होता है, ठीक है, और ये फॉर्म करेगा बेस इन वाटर। ये वाटर में कैसा क्या फॉर्म करेगा, बेस फॉर्म करेगा। जैसे मान लो आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड है तो आप कहोगे जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये मेटल का ऑक्साइड है, क्योंकि कैल्शियम आपका एक मेटल है। तो मेटल का ऑक्साइड कैसा होगा, तो ये मेटल का ऑक्साइड जो हो जाएगा वो बेसिक हो जाएगा। अब इसको आपने क्या किया, पानी में डिजॉल्व किया, तो पानी में जैसे ही आपने डिजॉल्व किया तो ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस है, ठीक है। याद रखिएगा जो भी वाटर सॉल्युबल बेस है, यानी वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है, उसको एल्कली बोलते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या है, ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होता है, ये आपका सिर्फ बेस हम इसको बोल सकते हैं, नॉट एन एल्कली, ठीक है। तो कैल्शियम देखो वाटर सॉल्युबल जो होता है, वाटर सॉल्युबल बेस को हम एल्कली बोलते हैं, ये एल्कली कहा जाता है, ठीक है। जैसे NaOH, KOH, ये सब जो है ना ये एल्कली का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल बेस है। तो मेटल का जो भी ऑक्साइड्स होता है वो आपका कैसा होगा, बेसिक नेचर का होता है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चलिए दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो नोट में ही आपका B नंबर पॉइंट में, नोट में ही लिखेंगे ये। चलिए दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके नोट का है वो है कि नॉन मेटल का ऑक्साइड्स, नॉन मेटल ऑक्साइड्स, ये क्या होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ये नेचर में कैसा होगा, तो एसिडिक होगा। जैसे मान लो कार्बन का ऑक्साइड है ना, CO2, कार्बन का ऑक्साइड आपका कैसा है, CO2 है, तो ये क्या करेगा, ये आपका एसिडिक ऑक्साइड होगा, ठीक है ना, ये एसिडिक होगा। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड को आपने पानी में डाला, वाटर में डाला, तो ये क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा H2CO3, जो कि एसिडिक होता है नेचर में, ठीक है। उसके बाद मान लो आपके पास SO2 गैस है, ठीक है, इसको आपने पहले ऑक्सीडाइज कर लिया तो बनाया SO3, ठीक है, और SO2 SO3 में कन्वर्ट हो गया। इसके लिए हमें एक कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी V2O5,
जो कि आपका ये कैटलिस्ट है SO2 को SO3 में बदलने का। अब ये SO3 को आपने क्या किया, वाटर में डाला, तो वाटर में डालने से ये आपका फॉर्म कर जाएगा H2SO4। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, SO3 को पानी में डाला, H2SO4 का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से समझना है और ध्यान में रखना है कि जो आपका नॉन मेटल का ऑक्साइड्स है वो आपका एसिड होता है। जैसे NO3 मान लो, इसको पानी में आपने डाला तो क्या बनाया, HNO3 बनाया, नाइट्रिक एसिड इसको बोलते हैं। ठीक है ना। मान लो आपने Cl2O7 को पानी में डाला तो यहाँ पे आपका बन जाएगा HClO4। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोरेट, ये भी आपका एक एसिड है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो पानी में डालने से जो एसिडिक सॉल्यूशन बन रहा है वो इसलिए बन रहा है क्योंकि हमने नॉन मेटल का ऑक्साइड लिया है। तो नॉन मेटल का ऑक्साइड जो भी होगा वो एसिडिक होगा नेचर में। ठीक है, और एसिडिक नेचर में अगर होगा तो वो सॉल्यूशन के अंदर एसिड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है ना, तो इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। दूसरी चीज़ देखो, एनाहाइड्राइड ऑफ एसिड, एनाहाइड्राइड ऑफ एसिड। तो देखिए एनाहाइड्राइड का मतलब क्या होता है, इसको ज़रा समझिएगा सब लोग। जब कभी भी आपने, मान लो आपके पास H2SO4 है, यहाँ से आपने क्या किया, वाटर को निकाला। ठीक है, पानी निकाल दिया कंप्लीटली। कितना पानी निकलेगा, तो 1 मोल पानी निकला। तो जैसे ही आपने पानी निकाल दिया, यहाँ पे बन गया SO3, तो ये आपका एसिड था। और पानी निकालने के बाद ये हो गया एनाहाइड्राइड ऑफ एसिड, एनाहाइड्राइड ऑफ एसिड। ठीक है, अब देखो, अब आपने क्या किया, HNO3 लिया। ध्यान दीजिएगा, HNO3, तो यहाँ तो वाटर में तो H2O होता है, बहुत गौर से समझिएगा। वाटर में तो H2O होता है, लेकिन इस वाले एसिड में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, तो आपको यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, 2 लगा दीजिए। तो आपको कंप्लीटली यहाँ से हाइड्रोजन को हटाना है। याद रखिएगा, एनाहाइड्राइड बनाने के लिए हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही आपने यहाँ पे H2 और O निकाला तो कितना हो गया, H2 हो गया, ऑक्सीजन तो 3 to 6 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन निकाल लिया तो बन गया क्या, N2O5। साथ में क्या हो गया, वाटर बाहर। तो N2O5 आपका क्या है, ये आपका एनाहाइड्राइड है, एनाहाइड्राइड ऑफ एसिड। ये आपका एनाहाइड्राइड होता है एसिड का। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास HNO2 है, HNO2, इसमें से आपने वाटर निकाला, तो लेकिन वाटर निकालने के लिए आपको यहाँ पे 2 लगाना है, ज़रूरी है HNO3 में या HNO2 में। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बन गया N2O3, तो ये भी एनाहाइड्राइड है, एनाहाइड्राइड ऑफ HNO2। तो HNO2 का ये, तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना। अब मान लो आपके पास H2CO3 है, कार्बोनिक एसिड है, यहाँ से आपने वाटर निकाला, तो यहाँ पे 2 लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे 2 लगा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, CO2 गैस हो जाएगा। तो CO2 क्या है, एनाहाइड्राइड, एनाहाइड्राइड ऑफ H2CO3। ठीक है, तो याद रखेंगे कि SO3, N2O5, N2O3, CO2, ये सभी क्या है, ये सभी आपके एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि NO2 देखो, NO2, N2O5, ठीक है, N2O3, CO2, SO3 एक्सेट्रा, दीज आर एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, और अगर मान लो यहाँ पे N2O5 में वापस आप चाहते हो कि एसिड दे दे, तो आपको क्या करना होगा, आपको वाटर ऐड कर लेना होगा। ठीक है ना, मैं दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ यहाँ पे। देखिए, अगर यहाँ पे आपने क्या किया, वाटर फिर से ऐड किया, तो फिर से आपको HNO3 मिल जाएगा। फिर से आप वाटर ऐड कर दो, जितना वाटर मॉलिक्यूल निकाले हो वो सब ऐड कर दो, फिर से ऐड कर दो, तो फिर से आपको H2CO3 दे देगा। यहाँ भी देखिए, फिर से ऐड करिए वाटर, तो फिर से आपको H2SO4 मिल जाएगा। ठीक है, तो वाटर को डायरेक्टली ऐड कर दीजिए तो कॉरस्पॉन्डिंग एसिड दे देगा, और अगर वाटर को आप निकाल लीजिएगा तो एनाहाइड्राइड ऑफ एसिड बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब देखिए, एम्फोटेरिक ऑक्साइड में ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे एसिडिक साथ में बेसिक नेचर होता है। मतलब ऐसा जो भी ऑक्साइड्स जो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करे या दोनों के साथ आपका रिएक्शन हो जाए, वो आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इसका डेफिनेशन में लिख देता हूँ, दोज ऑक्साइड्स विच react
with acid as well as base are called एम्फोटेरिक ऑक्साइड। यानी कि ऐसे सभी ऑक्साइड्स जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करते हों उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है। अब जैसे एग्जांपल कोई मांगे आपसे तो बताओ एग्जांपल क्या हो सकता है। तो देखिए एग्जांपल में मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। तो चलिए एल्युमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक होगा कैसे पता चलेगा, तो आप इसको पहले HCl सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराइए। क्या बनेगा आपका, तो बनेगा AlCl3, साथ में यहाँ पे वाटर दे देगा, और इसी एल्युमिनियम ऑक्साइड को Al2O3 को आप एक बेस के साथ रिएक्शन कराइए। तो यहाँ पे बनेगा NaAlO2 और साथ में यहाँ पे क्या दे देगा, हाइड्रोजन गैस दे देगा। ठीक है, सॉरी वाटर दे देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड है ये एक यहाँ पे किस चीज़ का काम किया, एसिड का काम किया। जब बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एसिड बन जाएगा, और जब हम एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे ये आपका बेस बन जाएगा। तो अपने नेचर को अकॉर्डिंग टू सोल्यूशन ये चेंज कर लेता है। एसिड सोल्यूशन में डालेंगे तो बेस का काम कर देगा, और बेस सोल्यूशन में डालेंगे तो ये एसिड बन जाएगा, और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे सॉल्ट और वाटर देगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो इसे बोलते हैं हम लोग सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ठीक है, तो इस चीज़ का आप खासा ख्याल रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हम कैसे पता करेंगे, कौन कौन सा है, हमें याद कैसे रखना होगा। तो देखो पूरे पीरियोडिक टेबल में कई सारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। मैं यहाँ पे सब ऑक्साइड्स को लिख दे रहा हूँ जो भी एम्फोटेरिक हैं। एम्फोटेरिक मेटल्स पहले लिख लेते हैं, ठीक है, बाद में आप उन सबका ऑक्साइड बना लीजिएगा। जैसे जिंक, एल्युमिनियम, बेरिलियम, गैलियम, लेड, टिन। ठीक है। दूसरा आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, इंडियम, जर्मेनियम। ये सब जितने भी हैं सारे एम्फोटेरिक मेटल्स होते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड, क्या है जिंक ऑक्साइड, तो एम्फोटेरिक है। क्यों, क्योंकि HCl के साथ रिएक्शन करा लो तो ये बनाएगा जिंक क्लोराइड साथ में वाटर। साथ में यही जिंक ऑक्साइड NaOH के साथ रिएक्शन कर जाएगा। तो जब NaOH के साथ कराएगा रिएक्शन तो Na2ZnO2 फॉर्म कर जाएगा, सोडियम जिंकेट बन जाएगा, सोडियम जिंकेट बन जाएगा। तो ये जो सोडियम जिंकेट है इसे हम क्या बोलेंगे, साथ में यहाँ पे वाटर रिलीज करेगा। तो देखो सोडियम जिंकेट क्या है, ये सॉल्ट है। तो दोनों केस में ये सॉल्ट आपका फॉर्म कर रहा है। तो जिंक ऑक्साइड के साथ HCl का करा लो रिएक्शन, और जिंक ऑक्साइड का NaOH के साथ आप रिएक्शन कराइए। यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे ज़रा ठीक कर लीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस आप कर लेना, सॉरी यहाँ पे दोनों जगह पे NaLO2 है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस कर लेना। ठीक है। तो चलिए ये आपका सोडियम जिंकेट जो है वो सॉल्ट बनेगा। यहाँ पे जिंक क्लोराइड आपका हो गया जो आपका सॉल्ट के फॉर्म में यहाँ पे तैयार होता है। तो ये आपका एम्फोटेरिक मेटल्स होते हैं। तो इसको आप अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट में बात करते हैं आपसे यूजेस। देखो यूजेस ऑफ मिनरल एसिड्स। ठीक है। देखिए मिनरल एसिड का हम कुछ यूज़ देख रहे हैं अभी, ठीक है ना। तो सबसे पहला हम यूज़ देख रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4। तो देखिए सल्फ्यूरिक एसिड किस में कहाँ यूज़ किया जाता है, तो याद रखिएगा ये आपका फर्टिलाइजर्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर्स के अलावा हम इसको, जैसे फर्टिलाइजर्स में आप मान लो अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4, ये आपका अमोनियम सल्फेट हो गया, ठीक है। पेंट्स में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। या मान लो डाइज वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है, केमिकल्स बनाने में यूज़ किया जाता है। और H2SO4 को हम लोग किंग ऑफ केमिकल भी कहते हैं, किंग ऑफ केमिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किंग ऑफ केमिकल्स, ठीक है ना। दूसरा देखिए और भी बहुत जगह पे यूज़ किया जाता है। जैसे इसमें थोड़ा सा और देख लीजिए, जैसे मान लो आपके पास बैटरीज़ है, ठीक है, तो बैटरीज़ में भी यूज़ करते हैं हम लोग। या सिंथेटिक
फाइबर में भी यूज़ करते हैं, फाइबर में भी यूज़ करते हैं, और भी हम कई जगह पे जैसे डिटर्जेंट्स वगैरह में भी, डिटर्जेंट्स में भी यूज़ करते हैं। या आप मान लीजिए यहाँ पे कोई एक्सप्लोजिव है, एक्सप्लोजिव में भी इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। या ऑर्गेनिक मैकेनिज़्म में भी यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक मैकेनिज़म्स में भी हम यूज़ इसका करते हैं। तो याद रखिएगा H2SO4 का काफ़ी ज़्यादा वास्ट यूज़ होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अब नाइट्रिक एसिड का देखते हैं, HNO3 का यूज़। तो देखिए नाइट्रिक एसिड जो है इसको भी हम फर्टिलाइज़र में, जैसे हम फर्टिलाइज़र्स में भी इसको यूज़ करते हैं, जैसे अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। अब अमोनियम नाइट्रेट क्या हुआ, तो NH4NO3 हो गया। तो ये फर्टिलाइज़र में हम लोग इसका यूज़ करते हैं अमोनियम नाइट्रेट का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ एक्सप्लोजिव होता है, ठीक है, फर्टिलाइजर्स हो गया, कुछ एक्सप्लोजिव्स होता है, जैसे TNT, ट्राई नाइट्रोटोलिन, इसका नाम है ट्राई नाइट्रोटोलिन, ठीक है, ये आपका एक्सप्लोजिव होता है। तो इसका देखो, इसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको। ये आपका टोलिन है, इसको बोलते हैं टोलिन, ठीक है, दिस इज योर टोलिन। बेंजीन के ऊपर अगर CH3 रहेगा उसको टोलिन कहना। और यहाँ पे NO2, यहाँ पे NO2 और यहाँ पे NO2, तो ये हो गया आपका ट्राई नाइट्रोटोलिन TNT। तो ये एक एक्सप्लोजिव है, ठीक है ना, एक्सप्लोजिव है। इसको भी हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। ये भी ड्राइज वगैरह में यूज़ किया जाता है, डाइज में यूज़ किया जाता है, प्लास्टिक्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये भी ऑर्गेनिक केमिकल्स में भी, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये रीएजेंट्स का काम करता है, रीएजेंट्स का काम करता है, ठीक है। और ये एक कैटलिस्ट का भी काम करता है, कैटलिस्ट्स का भी काम करता है। तो कई सारे वास्ट यूजेस होते हैं HNO3 का, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। फिर देखो तीसरा जो हमारा एसिड है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे इसको हम लोग जनरली ऑक्साइड फिल्म्स को, कभी कोई ऑब्जेक्ट हुआ, जैसे मान लो स्टील का कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके ऊपर जो ऑक्साइड का लेयर चढ़ा हुआ है, तो उस लेयर को हटाने में हम HCl का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा यूज्ड टू रिमूव ऑक्साइड लेयर्स, ठीक है, यूज टू रिमूव ऑक्साइड लेयर्स विच इज डिपॉजिटेड ऑन, जो डिपॉजिट होगा, कहाँ पे डिपॉजिट होता है, जैसे मान लो स्टील ऑब्जेक्ट्स है, उसके ऊपर ऑक्साइड का जो लेयर है उसको हटाने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, HCl का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। चलिए, ठीक है, स्केलिंग को करने के लिए, स्केल करने के लिए, उसको करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो एसिड से हम लोग उसको साफ़ करते हैं, ठीक है। डाई स्टफ़ में भी इसका यूज़ किया जाता है, डाई स्टफ्स में भी इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। टेक्सटाइल में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक रिएजेंट्स है, बहुत अच्छा, ऑर्गेनिक ये आपका रिएजेंट होता है, ठीक है। तो इन सब जगह पे हम लोग इसका यूज़ करते हैं। साथ में लेदर इंडस्ट्री, ठीक है, लेदर इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो HCl का काफ़ी ज़्यादा वास्ट यूज़ है और आप इसको ध्यान में रखिएगा, और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट भी होता है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग यहाँ तक सारे एसिड्स और बेस के सारे प्रॉपर्टीज़, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, उसको हम लोगों ने यहाँ पे देखा। तो अब हम इसके आगे बात करेंगे, इसके आगे और भी कई सारे हैं, इंडिकेटर्स हैं, चाहे आपका pH स्केल है, ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप सब नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें और इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए और एक एक पॉइंट को नोट कीजिए, और आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस बिल्कुल पूछा जाएगा। और ये वीडियो जो आप देख रहे हो, उस वीडियो से डायरेक्ट भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, सिमिलर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए, और अपने जितने भी फ्रेंड्स उनको शेयर कीजिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।